नो सर। अरे क्लास बता दिया करो भाई, रिकॉर्डिंग तुम लोग के लिए ही रखना पड़ता है, हमें मतलब नहीं रिकॉर्डिंग का। थोड़ा ध्यान रखा करो, अगर रिकॉर्डिंग ऑन ना हो मुझे बता दिया करो, ठीक है। ओके, सो अब इसका मेन लॉजिक ये होता है कि जो टाइम शेयरिंग सिस्टम होते हैं बेसिकली ये मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम का ही लॉजिकल एक्सटेंशन है। अब लॉजिकल एक्सटेंशन कैसे है, तुम लोगों ने अभी तो तुम लोग का नई जनरेशन के हो, किसी ने पेंटियम वगैरह यूज किया है, मतलब 90s के जमाने का है कोई तुम्हारी क्लास में, या 2000 में भी जो है, उस समय भी जो है जब सिंगल कोर चलते थे, या हो सकता है किसी के पास घर पे लैपटॉप या डेस्कटॉप हो जो मल्टीपल प्रोसेसर्स वाला ना है ना, सिंगल कोर वाला हो सकता किसी के पास सिस्टम हो। अच्छा चलो, अब मान लो, जस्ट इमेजिन कि आपके पास ऐसा एक सिस्टम है जिसमें सिंगल प्रोसेसर है। अब आप क्या कह रहे हो, मान लो आप अपने लैपटॉप पे सॉलिटेयर खेल रहे हो। अब जब सॉलिटेयर खेलते हो तो पीछे बैकग्राउंड में म्यूजिक भी चल रहा होता है ना। समटाइम्स नेट की सर्फिंग भी चल रही होती है, जीमेल पे भी लॉगिन रहता है आपका, या वेब व्हाट्सएप भी चल रहा होता है। तो अब ये देखो, आपके पास एक तो गेम भी चल रहा है, एक यानी गेम क्या, एक प्रोसेस ही तो है, एक गेम चल रहा है, एक आपका पीछे वीएलसी भी चल रहा है जिससे आप म्यूजिक सुन रहे हो, या कोई और प्लेयर ले लो, या आपका एक्सप्लोरर भी खुला हुआ है, या आपके मान लो एक दो MS वर्ड की फाइलें खुली हुई हैं, नोटपैड PDF खुला हुआ है। तो क्या होगा, ये अलग अलग प्रोसेस चल रहे हैं ना बैकअप में। और अब आप देखो कि क्या होता क्या है, आपके पास प्रोसेसर सिंगल है और आपके पास मल्टीपल प्रोसेस आपके बैकग्राउंड में खुले हुए हैं। क्या कभी आपने ये देखा है कि आपका सॉलिटेयर गेम बीच में रुक जाए? हैंग होना अलग चीज होती है, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। क्या कभी आपने देखा है कि म्यूजिक आपका चल रहे, फिर 1 मिनट के लिए रुक जाए, फिर म्यूजिक चले, फिर 1 मिनट के लिए रुक जाए? भाई क्या होता है, जब आपका गेम खेल रहे होते हो तो गेम तो चलता रहता है, पीछे बैकग्राउंड में आपका म्यूजिक का भी आप लोग एंजॉय करते रहते हो, यही तो होता है ना। तो ये कैसे पॉसिबल होता है, जब आपके पास प्रोसेसर एक है तो एक टाइम पे कई सारे प्रोसेस एक साथ रन कैसे कर जाते हैं? कोई आंसर करना चाहेगा कुछ भी? माय क्वेश्चन इज कि आपके पास प्रोसेसर सिंगल था और आपने देखा कि आप सिंगल प्रोसेसर वाले केस का भी एग्जांपल अगर लेके देखो तो वहां पर भी आप एक टाइम पे नंबर ऑफ प्रोसेस मल्टीटास्किंग में उसे प्रोसेस पे आप थ्रेड्स अगर वर्ड यूज करो तो नंबर ऑफ थ्रेड्स बैकग्राउंड में चल रहे होते हैं। तो एक सेम टाइम पे प्रोसेसर एक है तो कई सारे थ्रेड्स कैसे एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं? हाँ जी क्लास। टाइम शेयरिंग। हाँ टाइम शेयरिंग है बिल्कुल है। कैसे? चलो मैं बताता हूँ। अभी हमने बोला कि प्रोसेसेस में क्या होता है, उनको एक हम टाइम क्वांटम दे देंगे, यही तो होता है ना। चलो पहले हम अपने लाइव एग्जांपल की बात कर लेते हैं, इसके बाद हम ऑपरेटिंग सिस्टम पे आएंगे। आपकी जो टाइम टेबल है, टाइम टेबल में आपका टाइम क्वांटम कितना है? सपोज 50 मिनट का। आपका एक लेक्चर 50 मिनट का होता है ना भाई। 50 मिनट के लेक्चर में आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि उस 50 मिनट में कौन से फैकल्टी आए, उसने क्या पढ़ाया। अगर यही टाइम क्वांटम 50 मिनट के बजाय 5 माइक्रो सेकेंड हो, ध्यान देना मैं कहना क्या चाह रहा हूं, अगर यही टाइम क्वांटम यानी आपके जो टाइम टेबल में जो क्लास का ड्यूरेशन है वो 50 मिनट के बजाय 5 माइक्रो सेकेंड हो, देन व्हाट विल बी हैपन? क्लास आंसर में। सर हमें पता नहीं चलेगा कि कब मतलब किस टीचर ने क्या पढ़ाया और मतलब कब चला गया। कब कौन आया कब कौन चला गया तुम लोग समझ ही नहीं पाओगे, यही तो होगा ना भाई। कब कौन क्लास में घुसा, हालांकि यस सर। 5 माइक्रो सेकेंड हमने मतलब थोड़ा सा ज्यादा ही कुछ वो ले लिया, क्योंकि 5 माइक्रो सेकेंड तो फैकल्टी क्लास के अंदर घुस भी नहीं पाएगा, है ना। बट इन जनरल जस्ट अज्यूम कि अगर मैंने ऐसा कुछ केस लिया तो उसका मतलब मेरा सेंस कहने का यही है कि जो मेरा टाइम क्वांटम की वैल्यू है वो इतनी कम है कि मेरी जो नॉर्मल आईज हैं, जो नॉर्मल ह्यूमन की आईज होती है, दे आर नॉट एबल टू जज व्हाट एग्जैक्टली व्हिच प्रोसेस इज रनिंग।
है ना। तो टाइम शेयरिंग सिस्टम का मतलब यही होता है, यहाँ पर जो टाइम क्वांटम की वैल्यू होती है वो टाइम क्वांटम की वैल्यू इतनी कम रखी जाती है कि जो नॉर्मल आइज है वो हमारे आइज ये डिटेक्ट ही नहीं कर पाती है कि सीपीयू स्विच होकर किस पे गया। और अगर मेरी नॉर्मल आई डिटेक्ट ही नहीं कर पाएंगी तो हमें क्या लगेगा, हमें ऐसा फील आएगा कि मेरे सारे के सारे प्रोसेस एक साथ चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका मैंने जो एग्जाम्पल भी किया था वीएलसी का, और मान लो मैंने एक कोई भी गेम ले लिया है ना, तो सीपीयू वीएलसी प्रोसेस और गेम प्रोसेस में इतनी फ्रीक्वेंटली स्विच करेगा कि आपको लगेगा कि गेम भी चल रहा है और साथ में वीएलसी भी चल रहा है, बट कि जबकि एक्चुअल में एक टाइम पे कोई एक ही चल रहा होगा, बट इनके बीच का जो स्विचिंग का टाइम है वो इतना फ्रीक्वेंट हो रहा है कि नॉर्मल आइज हमारी डिटेक्ट नहीं कर पा रही है। दिस इज द लॉजिक ऑफ द टाइम शेयरिंग सिस्टम। नाउ रेज योर क्वेरीज, अगर आपके पास कोई डाउट है तो। क्लास नो क्वेरी? नो सर। तो ऐसा मैं अज्यूम करके चलें कि टाइम शेयरिंग सिस्टम पे क्लियर है सबको? यस सर। ओके, इसमें एक टर्म देखो, बाकी सारे टर्म्स तो वही हैं, एक नया टर्म रिस्पांस टाइम आया है। तो रिस्पांस टाइम को मैं थोड़ा सा आपको एलाबोरेट करना चाहूंगा। एक्चुअली जो सीपीयू शेड्यूलिंग होती है, शेड्यूलिंग के 5 पैरामीटर्स होते हैं। पहला होता है सीपीयू यूटिलाइजेशन, कि हम अपनी शेड्यूलिंग को इस तरीके से करें कि यूटिलाइजेशन मेरा सीपीयू का मैक्सिमम रहे, है ना, जो कि पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम की बुक का गोल भी यही है कि यूटिलाइजेशन को हमें मैक्सिमाइज करना है। सेकेंड पॉइंट होता है टर्न अराउंड टाइम, जो कि हम आप लोगों से शायद लास्ट टू लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं जब हम बैच प्रोसेसिंग पढ़ा रहे थे, सिंगल प्रोसेसिंग। टर्न अराउंड टाइम में हमने बताया था कि जब प्रोसेस को सबमिट किया जाता है और वो जो प्रोसेस का आउटपुट आ जाता है उसके बीच का जो टोटल टाइम होता है दैट इज कॉल्ड द टर्न अराउंड टाइम। या इसको अगर हम अपने रियल लाइफ एग्जांपल से थोड़ा सा रिलेट करें, आपकी क्लासेस 9 बजे से स्टार्ट होती हैं। आप क्या करते हो, मान लो 9 बजे कॉलेज गेट पे एंट्री किए और 4:55 पे कॉलेज गेट से आउट किए, तो 9 से 4:55 के बीच का जो टोटल टाइम होगा दैट विल बी टर्न अराउंड टाइम। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट होता है वेटिंग टाइम। ये सब चीजें आपको यूनिट 3 में पढ़ाई जाएंगी, लेकिन वहां पर डिटेल में पढ़ाई जाएंगी, लेकिन क्या है कि अब चूंकि टर्म यहाँ पर आया है तो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं सो डैट नेक्स्ट टॉपिक पे इसके बाद हम मूव कर जाएंगे। वेटिंग टाइम, वेटिंग टाइम ये होता है कि कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट करने के लिए उसको सीपीयू के लिए कितना वेट करना पड़ा। टाइम स्पेंट इन द मेमोरी फॉर द अलोकेशन ऑफ सीपीयू इज कॉल्ड द वेटिंग टाइम। इसको भी हम थोड़ा सा आपको रियल लाइफ से रिलेट करते हैं। मान लो आपकी क्लास मेरी ऑपरेटिंग सिस्टम की 10 बजे से थी, जस्ट फॉर एग्जांपल आज 10 बजे से क्लास थी आपकी, ठीक है। 10:05 तक मैं आपकी क्लास में नहीं पहुंचा, तो आप लोगों ने क्या किया, 5 मिनट वेट किया। 5 मिनट वेट किया ना भाई। आपकी क्लास की टाइमिंग अगर 10 बजे से है और 10:05 तक मैं क्लास में नहीं पहुंचा, देन ऑल द क्लास हैज वेट फॉर द 5 मिनट्स। नाउ 10:05 में क्लास में पहुंचा, मैंने 15 मिनट आपको पढ़ाया और फिर मैंने बोला कि थोड़ा वेट करो, मैं अभी आ रहा हूँ, मुझे कुछ काम आ गया, मैं भी आ रहा हूँ, और फिर मैं 10 मिनट के लिए फिर चला गया क्लास से बाहर। ठीक, फिर क्या हुआ, पूरी क्लास ने 10 मिनट वेट किया। तो ऐसे करके मैंने अपने पूरे 50 मिनट में आपको मान लो 5 का पहले वेट कराया, फिर 10 कराया, फिर लास्ट में 5 का वेट कराया, तो अपने पूरे 50 मिनट में हमने आपको 20 मिनट का तो ये वेट करा दिया। तो ये 20 मिनट का जो आपने वेट किया है दैट इज कॉल्ड द वेटिंग टाइम। टोटल आपने जितना वेट किया फॉर द अलोकेशन ऑफ सीपीयू, या टोटल प्रोसेस ने जितना वेट किया फॉर द अलोकेशन ऑफ सीपीयू दैट इज कॉल्ड द वेटिंग टाइम। सिमिलरली फॉर द स्टूडेंट्स, जितना उन्होंने टोटल टाइम क्लास में वेट किया फॉर द फैकल्टी टू टेक फॉर द टेकिंग लेक्चर्स दैट इज कॉल्ड द वेटिंग टाइम। ठीक है। एंड नेक्स्ट पैरामीटर जो है वो है रिस्पांस टाइम, जो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है रिस्पांस टाइम। रिस्पांस टाइम ये होता है द टाइम
spent in memory for the first allocation of CPU। मतलब हर एक प्रोसेस फर्स्ट टाइम सीपीयू को वेट कर, सीपीयू के लिए उसको कितना वेट करना पड़ा, दैट इज कॉल्ड द रिस्पांस टाइम। या अगर हम थोड़ा सा इसको अपने जो हमने एग्जांपल ले रखा है उससे रिलेट करें, तो स्टार्टिंग में सबसे पहली बार फैकल्टी के लिए जितना उसको वेट करना पड़ा, दैट इज कॉल्ड द रिस्पांस टाइम। यानी यहाँ पर जो 5 मिनट होंगे स्टार्टिंग वाले, वो रिस्पांस टाइम होगा। क्लियर? वेटिंग टाइम क्या होगा, टोटल जितना वेट करना पड़ा वेटिंग टाइम। रिस्पांस टाइम क्या होगा, फर्स्ट टाइम जितना वेट करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड द रिस्पांस टाइम। जनरली टाइम शेयरिंग सिस्टम में जो रिस्पांस टाइम होता है वो, हालांकि 1 सेकंड भी यहाँ ज्यादा लिखा हुआ है, माइक्रोज में चलता है, लेस देन माइक्रोज सेकंड से भी कम होता है। बिकॉज अगर सेकंड भी होगा तो सेकंड में भी आपकी जो नॉर्मल आइज है हो सकता है डिटेक्ट कर लें। माइक्रोज में क्या होता है, जो हमारी जो नॉर्मल आइज है वो सेंस नहीं कर पाती है कि स्विचिंग हो भी रही है या एक ही प्रोसेस कंटिन्यू चल रहा है। ठीक है ना? तो इतना कुछ होता है टाइम शेयरिंग सिस्टम्स में। और टाइम शेयरिंग सिस्टम को मल्टीटास्किंग सिस्टम भी बोलते हैं। मल्टीटास्किंग का मतलब मल्टीपल टास्क सेम टाइम पे एग्जीक्यूट हो रही हैं। हो कैसे रही हैं? स्विचिंग के तरीके से, मतलब उनके बीच में स्विचिंग हो करके, जबकि एक्चुअल में एक टाइम पे एक ही चल रहा होगा। क्लियर? ओके, नो, एक्सक्यूज मी सर। यस यस, हेलो हाँ हाँ बोलो। सर, राउंड रोबिन के कॉन्सेप्ट में हम क्यू का यूज कर सकते, क्यू का मतलब यूज कर सकते हैं क्यू का कॉन्सेप्ट? जहां का एक्चुअली क्या होता है मैंने कहा था कि मैं थोड़ा सा, चलो मैं बता ही देता हूँ। जो हमने अभी आपको ये एक डायग्राम ऐसा बनाया था ना, ये कहा था कि ये मेमोरी है जिसमें ये प्रोसेसेस पड़े हुए हैं, है ना? हेलो, हाँ निवेदिता, अभी मैंने आपसे क्वेश्चन, अभी मैंने आपको ये कहा था ना कि ये जो आपकी मेमोरी है जिसमें ये प्रोसेसेस पड़े हुए हैं, यही तो कहा था ना। एक्चुअली ये जो मेमोरी आपकी है, इस मेमोरी में एक क्यू होती है जहां पर प्रोसेसेस पड़े होते हैं, और उस क्यू को बोलते हैं रेडी क्यू। तो जो आपका क्वेश्चन है वो ऑलरेडी क्यू के कॉन्सेप्ट को यूज कर रहा है। ठीक है? मतलब ये जो मेरे मेमोरी का लेआउट दिखाया है हमने, ये ऑलरेडी एक क्यू ही है जिसको हम लोग एक्चुअली क्या है ना कि बहुत सारे टर्म्स यूनिट 3 से रिलेटेड हैं, कोई बात नहीं, करो आपने पूछा तो बता ही देते हैं। जो हमारी ये मेमोरी है, मेमोरी में हमारी एक रेडी क्यू है, एंड इन दैट रेडी क्यू ऑल द प्रोसेसेस रिसाइड्स इनटू मेमोरी फॉर द एलोकेशन ऑफ सीपीयू। ठीक है? हाँ तृप्ति, क्या पूछना चाह रहे हो? एनी अदर क्वेश्चंस? क्लास, एनी क्वेश्चंस? ओके, so next topic is real time systems. As far as real time systems is concerned, basically real time systems are used where rigid time requirements are required. Rigid time requirements का मतलब हमारा ये हो गया, या इसको इस तरीके से कह सकते हैं, ये हमारे रियल लाइफ एप्लीकेशंस में यूज किए जाते हैं। और दो तरीके के होते हैं, एक होता है हार्ड रियल टाइम सिस्टम्स और एक होता है सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम्स। बेसिकली हार्ड रियल टाइम सिस्टम्स में और सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम में जो डिफरेंस होता है, जो हार्ड रियल टाइम सिस्टम्स होते हैं ये हमारे बिल्कुल ये रिजिड टाइम कंस्ट्रेंट्स को ही फॉलो करता है। मींस अगर जो आपकी डेडलाइन है, अगर वो डेडलाइन मिस कर गई तो फिर ये सिस्टम फेल हो जाएगा, हार्ड रियल टाइम सिस्टम। जबकि सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम क्या होता है, ये उतना ज्यादा स्ट्रिक्टिव नहीं होते हैं। अगर डेडलाइन फेल भी हो गई तो आउटपुट की क्वालिटी डिग्रेड कर जाती है, बट सिस्टम फेल नहीं होगा। लीजेंड इट, सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम्स में अगर मेरा आउट टाइम कंस्ट्रेंट्स फुलफिल नहीं भी हो रहा है तो आउटपुट की क्वालिटी डिग्रेड करेगी, बट सिस्टम फेल नहीं होगा। वाइल
इन केस ऑफ हार्ड रियल टाइम सिस्टम्स, अगर टाइम कंस्ट्रेंट्स फेल हो गया विथ इन टाइम, जो डेडलाइन थी डेडलाइन में टास्क कंप्लीट नहीं हुई, तो सिस्टम फेल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, जो आपके जो फाइटर प्लेन्स होते हैं, फाइटर प्लेन्स में क्या होगा भाई, अगर मान लो उसको कोई लोकेशन एक्स है, वहां पर उसको बम ड्रॉप करना है, अगर 1 सेकंड का भी डिले हो जाएगा तो भाई आपका जो बम ड्रॉप होता है, इसे क्या पैराबोलिक पाथ पे आएगा ना। अगर मान लो उसको इस पर्टिकुलर लोकेशन से बम को ड्रॉप करना था, 1 सेकंड का भी डिले आ गया 1 सेकंड पहले या बाद में हो जाएगा, तो फिर जो उसका लोकेशन ड्रॉप करने की होगी, या तो यहाँ होगी, या तो फिर ये क्या होगा, या तो ये आगे आएगी, उस पर्टिकुलर लोकेशन पे बम ड्रॉप नहीं होगा, है ना। ये हार्ड रियल टाइम सिस्टम्स होते हैं। इसका एक एग्जांपल अगर मैं, जो तुम लोगों को अच्छे समझ में आएगा, ऐसा लेते हैं। तुम लोग के फाइनल फर्स्ट ईयर में सेंटर कहाँ पड़ा था? बीबीडी पड़ा था ना तुम लोग का? यस सर। तो अगर हम हार्ड की बात करें, हार्ड रियल टाइम सिस्टम में मान लो आपका पेपर की टाइमिंग मॉर्निंग में 9:30 से 12:30 थी, यही थी आपकी टाइमिंग, है ना। बीबीडी में आपका सेंटर था, ठीक। इन केस आप किसी पर्टिकुलर डे पर पहुंचे वहां पर सेंटर पे 10 बजे, जैसे आप लोगों की आदत पड़ी होती है जनरली स्टूडेंट्स की, जब आपके कॉलेज में क्विजेज होती हैं तो आप लेट पहुंचते हो, है ना। सेम पैटर्न में कुछ स्टूडेंट होते हैं ना, उनकी हैबिट पड़ जाती है लेट जाने की। सेम पैटर्न पे वो बीबीडी पे पहुंचे 10 बजे, जो आधे घंटे का रिलैक्सेशन मिलता है वो भी खत्म हो गया, तो क्या वहां पर जो ऑब्जर्वर होगा वो आपको क्लास में एंट्री देगा? नो सर। और अगर क्लास में एंट्री नहीं देगा तो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में रिजल्ट क्या आने वाला है? बैक। एब्सेंट। एब्सेंट, यानी आई मीन उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में तो फेल हो गए ना, बैक ही लग गई आपकी, यानी आपको फिर से एग्जाम देना पड़ेगा उस सिस्टम का, है ना। तो यानी वहां पर अगर आपने जो डेडलाइन थी उसकी 9:30 वाली, अगर उस डेडलाइन को मीट नहीं किया तो वहां पर आपका सिस्टम क्या हुआ? सिस्टम मतलब आपका रिजल्ट क्या हुआ? आप रिजल्ट में आपका फेल आ जाएगा, ठीक। अगर हम यही सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम की बात करें, आपके कॉलेज में रामफरूख में क्विज चल रही थी और आपका टाइम था 9 से 10 का, यही टाइम होता है 9 से 10 का, 15 मिनट का रिलैक्सेशन मिलता है, 9:15 के बाद किसी के पास भी अथॉरिटी है कि आपको एग्जाम में घुसने ना दे, रूम में घुसने ना दे, है ना। यही तो होता है ना। मान लो किसी दिन जो है आप 9:15 के बाद 9:20 पे आए, आपको रूम में इन्विजिलेटर ने घुसने नहीं दिया, आप एचओडी के पास गए। अब एचओडी के पास दो ऑप्शन है, या तो उसका मूड ठीक होगा या मूड खराब होगा, है ना। मूड ठीक हुआ, उसने आपको अलाउ कर दिया 9:20 पे, आप चले गए। अगर जिस सब्जेक्ट का पेपर था, अगर वो पेपर इस स्टैंडर्ड का बिना है, उस पेपर की क्वालिटी इस स्टैंडर्ड की है कि आपको पूरा पेपर अटेम्प्ट करने के लिए पूरा 1 घंटा चाहिए ही चाहिए, तो क्या आप 9:20 से 10 बजे के बीच में पूरा पेपर अटेम्प्ट कर पाएंगे? नो सर। नो सर। और अगर पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे तो आपके जो मार्क्स 30 में आने चाहिए थे, वो मार्क्स की क्वालिटी भी डिग्रेड करेगी, है ना। बिल्कुल करेगी। यस सर। तो सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम यही है कि आपने डेडलाइन जो 9:15 की थी, हालांकि डेडलाइन तो 9 बजे की थी, जो 15 मिनट एक्स्ट्रा जो बोनस टाइम था वो भी ऐड करने के बाद भी आपने डेडलाइन को मीट नहीं किया, बट आपका सिस्टम फेल नहीं हो रहा, आप 30 में 15 या 16 नंबर लेके आ गए। हाँ, लेकिन अगर आपने यही पूरा टाइम दिया होता तो हो सकता है 30 में आप 25 या 26 मार्क्स लेके आते, है ना। तो आपके आउटपुट की क्वालिटी डिग्रेड कर रही है, ठीक है। तो यही हमारा होता है सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम। ये हमारे लेस स्ट्रिक्टिव होते हैं, टाइम कंस्ट्रेंट्स को फॉलो जरूर करते हैं, बट अगर इन केस टाइम कंस्ट्रेंट्स फुलफिल ना हो पाए तो आउटपुट की क्वालिटी डिग्रेड होती है, सिस्टम फेल नहीं होता है। While in case of hard real-time systems, if the specific task not complete within the predefined time, then system fails. ठीक है। Hard real-time system guaranteed at critical task complete on time. Soft real-time systems are less restrictive. A critical real-time task gets priority over other tasks and retains the priority until it completes. So
दिस इज ऑल अबाउट द रियल टाइम सिस्टम्स। क्लास अटेंडेंस दे दीजिए, चैट बॉक्स में अटेंडेंस डाल दीजिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा मल्टी प्रोसेसर सिस्टम है। जैसे कि नाम से देख क्लियर है, यहाँ पर क्या होगा, मोर देन वन प्रोसेसर्स होंगे, है ना। जैसे ये देखो डायग्राम देखो, एक CPU 1, CPU 2, CPU 3 एंड सो ऑन एंड CPU, एंड दे ऑल आर कनेक्टेड, और वी कैन से ऑल द CPUs आर कम्युनिकेटेड थ्रू द शेयर्ड मेमोरी। नंबर ऑफ, जैसे कि नाम से क्लियर है, कई सारे प्रोसेसर्स होंगे और वो सारे के सारे प्रोसेसर्स शेयर्ड मेमोरी के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। अब रीजन पहले ये देख लो कि मल्टी प्रोसेसिंग से हमारा फायदा क्या होगा। भाई एक सिंपल सी टास्क है, कोई मान लो कोई एक वर्क, ये इतना सा बड़ा वर्क है, इसको एक अकेला CPU करेगा तो मान लो उसको टाइम T लग रहा है। अगर इसी CPU पे मान लो नंबर ऑफ CPU लगा दिए गए, 5 CPU लगा दिए जाएंगे, तो उसका टाइम क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई 5 हो जाएगा, है ना। तो और जब डिवाइड बाई 5 कर देंगे तो उस टास्क को कंप्लीट करने में टाइम कम लगेगा, यानी पर सेकेंड में ज्यादा टास्क कंप्लीट हो सकती हैं। भाई आपके पास जब वर्किंग हैंड ज्यादा है तो आपको इफिशियंसी भी आपकी ज्यादा हो जाएगी। तो यही चीज यहाँ पे लिखिए, इंक्रीज थ्रूपुट। थ्रूपुट क्या होता है, नंबर ऑफ टास्क कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम। तो यूनिट टाइम में नंबर ऑफ टास्क, जैसे जैसे आपके CPU बढ़ेंगे, यूनिट टास्क, नंबर ऑफ टास्क, आपकी कंप्लीशन की रेट बढ़ता जाएगा। इकोनॉमी ऑफ स्केल। इकोनॉमी ऑफ स्केल का मतलब हमारा ये होता है कि जैसे लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता है ना, कि जैसे आपका एक बड़ा सा प्रिंटर रखा हुआ है, उस प्रिंटर को आप क्या करते हैं, कई सारे रिसोर्स, कई सारे सिस्टम अलग अलग लोकेशन से इसको शेयर करते हैं। अब भाई एक ऑप्शन क्या है, भाई एक एक प्रिंटर खरीद के सबको दे दें। जैसे आपने अपने कॉलेज में देखा होगा, अपने अपने फ्लोर पे कि एक रूम बना हुआ है जिसमें प्रिंटर रखा हुआ है, फैकल्टी रूम से अंदर सारी फैकल्टी उसको एक्सेस करते हैं और वहां से प्रिंट देते हैं। तो एक ऑप्शन क्या है, भाई एक एक प्रिंटर खरीद के सारी फैकल्टीज को दे दिया जाए। मान लो 20 फैकल्टी है, 20 को एक प्रिंटर दे दिया जाए, या उस प्रिंटर को शेयरिंग मोड में डाल दिया जाए, सारे फैकल्टीज एक सिंगल पोजीशन से एक्सेस कर लें। तो अगर हम उसको शेयरिंग पोजीशन पे कर देंगे तो उससे होगा क्या, हमें सिर्फ एक ही प्रिंटर की कॉस्ट में इन्वेस्ट करना पड़ेगा और उसको सारे के सारे लोग वहां से एक्सेस कर लेंगे। जब हमें कॉस्ट एक ही की बेयर करनी पड़ेगी तो हमारी क्या होगी, इकोनॉमी हमारी बढ़ेगी। इंक्रीज रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी इंक्रीज करने का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर मान लो किसी टास्क में 5 लोग इन्वॉल्व हैं और किसी एक बंदे के साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, तो हमारी टास्क नहीं रुकेगी, वो टास्क चलती रहेगी, बाकी के 4 उसको क्या करेंगे, टेक ओवर कर लेंगे। लेकिन अगर यही उसी टास्क में एक सिंगल बंदा काम कर रहा होता और उसके साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाए तो हमारी टास्क वहीं की वहीं रुक जाएगी, है ना। तो अगर मैं इसको CPU के टर्म्स में बात करूं, अगर किसी प्रोसेस को या किसी टास्क को एक सिंगल CPU एग्जीक्यूट कर रहा है एंड बिकॉज ऑफ एनी फेलियर CPU मेरा क्रैश कर जाता है या कोई भी रीजन की वजह से CPU काम करना बंद कर देता है, तो वो टास्क वहीं की वहीं स्टॉप हो जाएगी। बट अगर मोर देन वन CPU उस टास्क पे वर्किंग कर रहे हैं और कोई एक CPU फेलियर हो भी जाता है, तो जो रिमेनिंग प्रोसेसर्स होंगे दे विल टेक अप द चार्ज एंड स्टार्ट फंक्शनिंग इन अ नॉर्मल फैशन। तो इससे हमारी क्या होगी, रिलायबिलिटी भी बढ़ जाएगी। ठीक है, पूछिए भाई, क्वेश्चंस पूछिए जिसके जो डाउट्स हो। आज की क्लास के लिए मल्टी प्रोसेसर्स तक ही रखेंगे। आगे का हम कल से कंटिन्यू, कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे जो भी आगे के टॉपिक्स हैं। अभी तक किसी को अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज क्लास को वाइंड अप करें। सर मल्टी प्रोसेसर में सर टाइम शेयरिंग होता है? फिर मैं रुको मीटिंग को रिस्टार्ट करता हूँ, ठीक है, क्योंकि मीटिंग जस्ट एंड होने वाली है।